हेलो टू ऑल, वेलकम टू प्लस माइनस। तो इस वाले क्लास में हम करेंगे टॉप 15 मिक्स्ड क्वेश्चन। ये डे 4 है। इसके बाद एक लास्ट और क्लास करेंगे डे 5। उसके बाद हमारा आपका एग्ज़ाम ही आ जाएगा। फिर आपको एग्ज़ाम में ही डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लेने का ट्राई किया है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपकी C++ है, जावा है, पाइथन है, ये सभी क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अंदर क्या होता है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है। तो क्लास का मतलब क्या होता है? एक ऐसी एंटिटी, ठीक है, जिसके पास अपनी खुद के मेंबर्स होते हैं और खुद के फंक्शंस होते हैं। अब उसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं, मतलब क्लास के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, वही क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि इनहेरिटेंस जो है वो किस पर्पस के लिए होता है ओप्स के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। ओवरराइडिंग करने के लिए, सभी ऑप्शंस के लिए, डेटा हाइडिंग के लिए, या फिर कोड रीयूजिबिलिटी के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोड रीयूजिबिलिटी। देखो, इसका सिंपल सा आंसर है, हम एक कोड को बार बार लिखना नहीं चाहते, तो उसको रीयूज़ करने के लिए हम उसे पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में बना देते हैं कि जो चाइल्ड क्लास होगी वो पेरेंट क्लास के बने बनाए फंक्शंस वैसे के वैसे यूटिलाइज कर लेगी। चाइल्ड क्लास में दोबारा से पेरेंट क्लास के फंक्शंस को बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो वी आर रीयूजिंग द फंक्शंस ऑफ पेरेंट क्लास इन द चाइल्ड क्लास। तो यहाँ पे होता है इसका आंसर कोड रीयूजिबिलिटी। तो पेरेंट चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है उसे मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक होने वाला है इसका आंसर। इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है, ओवरराइडिंग मेथड्स। ओवरराइडिंग का मतलब होता है, जैसे एक फंक्शन है पेरेंट क्लास में, बेस क्लास में, और वही सेम नाम का फंक्शन है चाइल्ड क्लास में। तो चाइल्ड क्लास ने उसी सेम फंक्शन का जो नाम है, उस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज कर दी चाइल्ड क्लास के अंदर। तो हमने सेम नेम का फंक्शन को ओवरराइड कर दिया। तो बेसिकली रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ओवरराइडिंग का, है ना, डायनेमिक बाइंडिंग के लिए। डेटा हाइडिंग का मतलब क्या होता है? डेटा हाइडिंग का मतलब जब हम एक्सेस स्पेसिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो अगर मैंने प्राइवेट लगा दिया, तो प्राइवेट लगाने से क्या होगा? मेरा डेटा हाइड हो गया। एक क्लास के अंदर अगर मैंने मेंबर्स को प्राइवेट कर दिया, फंक्शन को प्राइवेट कर दिया, तो वो जो मेंबर्स हैं या फंक्शंस हैं वो सिर्फ उसी क्लास में ही विजिबल है। आउटसाइड द क्लास वी कैन नॉट बी एबल टू एक्सेस दोज मेंबर्स। तो वहाँ पर डेटा हाइडिंग अचीव हो गई। ठीक है, तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स विद complexities of 330 to 300 equivalent gates on a single chip is known as। आईसी आप जानते हो क्या होता है? आईसी जो होता है वो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसके अंदर नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स बेसिकली इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, और इस तरीके से हमारी आईसी बनती है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स इसके अंदर रहता है हार्डवेयर में। तो ये पूछ रहा है कि अगर एक चिप पे 30 से 300 गेट्स हैं तो वो कौन सी क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी में आएगी? एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एसएसआई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, या फिर वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसके लिए यहाँ पे देखो, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, एमएसआई। इसके लिए एक बार आप ये पढ़ लीजिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताया हुआ है कि किस किस इंटीग्रेशन में क्या क्या नंबर ऑफ गेट्स रहते हैं। तो जो आईसीज़ हैं उन्हें उनके चिप के साइज़ के ऊपर इतने कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, जस्ट अ मिनट। इसमें 3 से 30 गेट्स रहते हैं पर चिप, ठीक है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में। एमएसआई मतलब 30 से 300 गेट्स रहते हैं पर चिप, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। जैसे जैसे हमारे कंप्यूटर की जनरेशन्स चेंज हुई वैसे वैसे जो हमारे आईसीज़ हैं उनकी भी क्लासिफिकेशन में मतलब बढ़ोतरी होती गई। एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे 300 से 3000 गेट्स एक चिप में होते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं वीएलएसआई की, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की, जिसमें हम आज हैं। तो इसमें 3000 से ज़्यादा गेट्स पर चिप होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये सिस्टम्स हैं इनकी जो कैपेबिलिटी है, जो एफिशिएंसी है, वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टाइप्स ऑफ आईसीज, है ना। तो जैसे जैसे सिस्टम्स के अंदर डेवलपमेंट आती गई वैसे वैसे आईसी को भी छोटा करते गए और उसके अंदर जो उसका हार्डवेयर उसे और स्ट्रॉन्ग करते गए।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा आपका आंसर। MSI के अंदर 30 से लेकर 300 गेट्स होते हैं पर चिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल वर्किंग ऑन अ जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट in your JavaScript application, which function would you see to send messages to users requesting for text input? JavaScript हमने पढ़ी हुई है। JavaScript एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। मेनली इसका यूज़ होता है डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए। ये बोल रहा है उसमें ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जो यूज़र को सेंड किया जाता है ताकि वो यूज़र से कोई इनपुट ले सके। ठीक है, डिस्प्ले है, अलर्ट है, प्रॉम्प्ट है या गेट इनपुट है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसके अलावा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास के अंदर, हमारे ऐप कोर्स के अंदर। द अलर्ट फंक्शन डिस्प्लेज अ सिंपल डायलॉग बॉक्स विद अ मैसेज एंड एन ओके बटन। जो अलर्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, एक आपको डायलॉग बॉक्स मिलता है, उसके अंदर ओके लिखा होता है और एक मैसेज लिखा होता है। आपको बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन देने के लिए अलर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी पेज पे गए, किसी वेब पेज पे गए, वहाँ पे उस पेज पे कोई इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको पढ़ना है, एक बार अलर्ट कर रहा है आपको, उसको पढ़ने के बाद आप ओके करोगे तभी उस पेज पे कोई एक्टिविटी कर सकते हो। तो इसका मतलब अलर्ट फंक्शन के थ्रू जो डायलॉग बॉक्स बन के आता है उसमें एक मैसेज लिखाया आता है और उसमें ओके होता है। द यूज़र कैन नॉट इंटरेक्ट विद द पेज और परफॉर्म एनी एक्शंस अंटिल दे डिसमिस द अलर्ट बाय क्लिकिंग द ओके बटन। जब तक जो यूज़र है वो उस अलर्ट बॉक्स को, जो डायलॉग बॉक्स है, उस पर उसे पढ़ने के बाद ओके पे क्लिक नहीं कर देगा, जब तक वो हटेगा नहीं और वो उस पेज पे कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें एक ही बटन होता है, इसका नाम होता है ओके। और ये कोई भी इनपुट नहीं लेता यूज़र से, ये इनपुट नहीं लेता, बस आपको इन्फॉर्मेशन देता है, नोटिफिकेशन देने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट है कन्फर्म बटन। कन्फर्म बटन एक डायलॉग बॉक्स होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें भी एक मैसेज होता है और दो बटन होते हैं, ओके और कैंसिल। इसमें दो बटन है, ओके और कैंसिल। इट इज़ कॉमनली used to ask the user for the confirmation before proceeding with a certain action. The user can choose to either confirm or cancel the action. ठीक है, तो ये बेसिकली कंफर्मेशन लेता है यूज़र से कि हमें ये चीज़ करनी है या नहीं करनी। अगर करनी है तो ओके, नहीं करनी तो कैंसिल। तो इसमें दो ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, उसमें उसे चूज़ करना होता है कि अगर वो ओके पे क्लिक करेगा तो एक अलग एक्शन परफॉर्म होगा, अगर वो क्लिक करता है कैंसिल पे तो एक अलग एक्शन परफॉर्म होता है। तो जो आपका कन्फर्म फंक्शन है वो डिपेंड करता है, आपने अगर ओके पे क्लिक किया तो ट्रू रिटर्न करेगा और अगर आपने कैंसिल पे क्लिक किया तो फॉल्स रिटर्न करेगा और उसके अकॉर्डिंग फिर प्रोग्राम चलेगा आपका। थर्ड कैटेगरी ऑफ फंक्शन जिससे डायलॉग बॉक्स बनता है वो है प्रॉम्प्ट। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ऐड करके दिखा दिया। प्रॉम्प्ट जो होता है ना वो भी एक डायलॉग बॉक्स है। उसमें क्या होता है, उसमें एक इनपुट फील्ड होती है जिसमें यूज़र से इनपुट लिया जाता है, टेक्स्ट इनपुट। ठीक है, और दो बटन होते हैं ओके और कैंसिल। तो बेसिकली इनपुट लेने के लिए इट इज़ यूज्ड टू गैदर इनपुट फ्रॉम द यूज़र। इनपुट लेने के लिए हम प्रॉम्प्ट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें दो आर्ग्यूमेंट होती है, पहला वो मैसेज जो डिस्प्ले करना होता है और दूसरा एक ऑप्शनल फील्ड होती है जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, जो कि इनपुट फील्ड में बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देगी। अगर आप कुछ नहीं डालोगे तो वो आ जाती है। तो ये आपका ऑप्शनल फील्ड होती है, सेकेंड वाला आर्ग्यूमेंट। तो फंक्शन जो है वो जो आपका टेक्स्ट आप इनपुट करोगे वो रिटर्न कर देता है जब आपने क्लिक किया होता है किस पे, ओके पे, और अगर आपने क्लिक किया होता है कैंसिल पे तो फिर वो नल रिटर्न कर देता है। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। तो हमारे क्वेश्चन में कहा था कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि रिक्वेस्ट करता है यूज़र से टेक्स्ट इनपुट के लिए। तो आपने अभी देखा प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट इट इज़ यूज टू गैदर इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो प्रॉम्प्ट है इसका आंसर, ना अलर्ट है ना कन्फर्म है, प्रॉम्प्ट है। अलर्ट में ओके होता है नोटिफिकेशन के साथ, कन्फर्म में सिर्फ कन्फर्मेशन लेने के लिए ओके और कैंसिल दो बटन होते हैं, प्रॉम्प्ट में ओके और कैंसिल दोनों बटन है लेकिन ये आपसे इनपुट भी लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी से। यहाँ पे बोला है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 and 4। 3 and 4 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए आपका वो नंबर, जब उस नंबर को मैं रैंडमली सेलेक्ट करूँगी फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1 से 50 की आपके पास रेंज दी हुई है नेचुरल नंबर्स की। अगर मैं कोई एक नंबर रैंडमली निकालती हूँ तो कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर 3 और 4 दोनों का मल्टीपल होगा। तो इसके अंदर पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ऐसे नंबर है 1 से लेकर 50 के अंदर जो 3 के भी मल्टीपल है और 4 के भी मल्टीपल है, एंड लगा हुआ है, और नहीं लगा हुआ। और मतलब होता है 3 के हो या 4 के हो, दोनों में से किसी का मल्टीपल चल जाएगा। लेकिन अब एंड लगा हुआ है तो हम बात करेंगे यहाँ पर
जो नंबर 3 के भी मल्टीपल है और 4 के भी मल्टीपल है। तो करते हैं इसको, कैसे करेंगे देखें, जस्ट अ मिनट। तो इस क्वेश्चन में पहले हम 3 और 4 के मल्टीपल हमें देखने हैं, है ना। तो मैं 4 को देख रही हूँ, जो अगर 4 में देखेंगे तो 3 का अपने आप निकल जाएगा आपका, है ना। तो 4 का टेबल लिखते हैं फटाफट से। अगर 4 8 12 16 4 5 20 24, देन आपका कितना हो गया 28 32 36 और 40, क्योंकि 40 तक तो नंबर हमारे पास यहीं पे ही आ गए, है ना। बाकी 10 नंबर और रह गए 50 तक पहुंचने के लिए। तो अब देखो इतने में से आप देख लो कौन से नंबर, जो कि सारे नंबर 4 के मल्टीपल है, तो 3 के मल्टीपल निकल जाएंगे इसमें से। देखो यहाँ पे 12 है 3 का मल्टीपल, 4 का तो ऑलरेडी है। 24 है दोनों का मल्टीपल। इसके अलावा 36 है दोनों का मल्टीपल। 40 के बाद अगर हम जाएं तो 40 के बाद हमारे पास जो नंबर अगला आएगा वो आएगा 44। उसके बाद आएगा 48, है ना। उसके बाद तो 52 आएगा सीधा, जो ये बाहर हो गया 50 से। तो इसके बाद अगला मल्टीपल 48 है। तो मतलब 12 24 36 और 48, यही 4 मल्टीपल होंगे जो 3 और 4 के दोनों हैं। मैंने कैसे किया ये क्वेश्चन, मैंने पहले क्या करा, 3 और 4 में से बड़ा कौन सा, 4 बड़ा है, तो 4 के मैंने फटाफट से मल्टीपल्स यहाँ लिख लिए। जो 4 के मल्टीपल है हमें उसमें से ही 3 के मल्टीपल मिल जाएंगे, बिकॉज एंड बोला हुआ है। तो 4 के भी होने चाहिए और 3 के भी होने चाहिए। तो मैंने देख लिया कि 3 के टेबल में कौन कौन से इसमें से आ रहे हैं। तो 40 तक तो यहीं पर रेंज कवर हो गई थी, 50 तक जाना था तो मैंने 2 नंबर और लिख लिए, 50 कंप्लीट हो गया आपका। इसमें 48 एक और नंबर है जो कि 3 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है। तो 4 नंबर है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके 50 थे, लेकिन एक्सपेक्टेड कितने आपके कितने आ सकते हैं, 4 ही ऐसे नंबर होंगे जो आपके डिवाइड होंगे 3 और 4 से, दोनों से। तो 4/50 इसे काटेंगे तो 2/25, इतना सा आंसर है इसका बस। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई क्वेश्चन नंबर की। इसका क्वेश्चन की नंबर तो आई थिंक 3rd है ना ये, तो इसका आंसर हो गया आपका बी। हाँ जी, तो बी हो गया इसका आंसर। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंड अबॉट क्रिएट एक्सेट्रा। ये सब क्या है, एंड अबॉट क्रिएट, आपको पता है ये सिस्टम कॉल्स है, यहाँ लिखा भी हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ये क्या है, सिस्टम कॉल्स दी हुई है। अब हमसे ये पूछा हुआ है कि ये कौन से टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्स हैं। तो इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस की सिस्टम कॉल्स हैं, डिवाइस मैनेजमेंट की सिस्टम कॉल्स हैं, या फिर ये आपकी है कम्युनिकेशन की, या फिर ये प्रोसेस कंट्रोल की। तो पहले तो ये पता होना चाहिए सिस्टम कॉल होती क्या है ना। सिस्टम कॉल क्या होती है, सिस्टम कॉल का मतलब बेसिकली होता है ये एक रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, मतलब जब कोई प्रोसेस कर्नल से कोई रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि मुझे ये पर्टिकुलर काम करवाना है, तो वो जो रिक्वेस्ट भेजता है ना कर्नल को, उसको सिस्टम कॉल कहते हैं। सिस्टम कॉल का मतलब सिंपल से इतना ही होता है, सिस्टम कॉल एक रिक्वेस्ट होती है जो कि प्रोसेस भेजता है किसे, आपके कर्नल को। क्लियर हो गया। तो कोई भी जो प्रोसेस है वो बिना सिस्टम कॉल के तो पूरा हो ही नहीं सकता। एंट्री पॉइंट है ये, लगा लो कर्नल तक पहुंचने के लिए आपकी सिस्टम कॉल क्या है, एंट्री पॉइंट होती है। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो कुछ आपको मैं एग्जांपल्स लिखवा देती हूँ जो पॉपुलर सिस्टम कॉल्स है जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो आपको दिए हुए ना, एंड करना है, बॉट करना, क्रिएट करना है, ये तो आपको दिख रहा है, ये प्रोसेस के रिगार्डिंग हो रही है बात, है ना। तो ये तो आपके प्रोसेस की बात हो रही है, प्रोसेस एंड करना है, प्रोसेस अबॉट करना है, प्रोसेस क्रिएट करना है, या ओपन प्रोसेस भी हो सकता था, ओपन करना है ना। तो ये सब तो आपके किससे हो गई, प्रोसेस कंट्रोल की सिस्टम कॉल हो गई। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें सिस्टम कॉल कौन कौन सी होती है, तो इसके अंदर होती है क्रिएट, कनेक्शन, क्रिएट कनेक्शंस, डिलीट कनेक्शंस, इसके अलावा SHM गेट, ये भी सिस्टम कॉल होती है कम्युनिकेशन के लिए। इसका मतलब होता है शेयर्ड मेमोरी, SHM मतलब होता है शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी आपको चाहिए तो आप ये वाला कॉल कर सकते हो।
अगर हम बात करें डिवाइस मैनेजमेंट की, तो डिवाइस मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी हेल्प में आती है? तो डिवाइस मैनेजमेंट के लिए आपकी जैसे मतलब जो आईओ वगैरह के लिए चाहिए होती है, आईओ को मैनेज करने के लिए चाहिए होती है, उसमें हमारा होता है रीड करना, रीड सिस्टम कॉल, राइट सिस्टम कॉल, है ना। इसके अलावा आईओ CTL मतलब आईओ कंट्रोल, इसके अलावा FCNTL मतलब फाइल कंट्रोल। ये होता है आपका आईओ कंट्रोल, ये वाली आईओ कंट्रोल, और ये अगली वाली होती है फाइल कंट्रोल। सिस्टम कॉल्स होती हैं, ये एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, कई बार एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, डिवाइस में ये सब हो सकती है, रीड, राइट, आईओ कंट्रोल, फाइल कंट्रोल। और जो आपकी इंफॉर्मेशन वाली है, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, इसके अंदर कौन कौन सी सिस्टम कॉल आ सकती है? इसके अंदर आ सकती है गेट PID, प्रोसेस आईडी, है ना, गेट PID। इसके अलावा गेट सिस्टम डेट एंड टाइम, क्योंकि यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है ना, तो इंफॉर्मेशन लेने के लिए सिस्टम कॉल हो सकती है। ठीक है, गेट PID, गेट सिस्टम डेट एंड टाइम, गेट एट्रीब्यूट्स, ये हो सकती है। और इसके अलावा प्रोसेस कंट्रोल की तो हो गई। इसके अलावा आपकी फ़ाइल मैनेजमेंट की हो सकती है, जिसके अंदर आपका ओपन फाइल, क्लोज फाइल, रीड, राइट, क्रिएट, ये सब हो सकती हैं। यही है बस, एक और ले लो फाइल वाली, है ना, फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम करवाना है तो कौन कौन सी सिस्टम कॉल आ सकती है इसके अंदर? इसमें आ सकती है ओपन करने के लिए, ठीक है, क्लोज करने के लिए, रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, ये सब आ सकती है। ठीक है जी, चलिए। तो हमें यहाँ पूछा था एंड, अबाउट और क्रिएट कहाँ पे होगा? तो ये आपका होगा प्रोसेस कंट्रोल के अंदर। बाकी ये आप देख लेना, और ये सब भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू वेट अंटिल रीड राइट हेड कम्स अंडर अ डिज़ायर्ड सेक्टर। रीड राइट हेड जो होता है आपका हार्ड डिस्क के अंदर, जब तक वो डिज़ायर्ड सेक्टर पे पहुँचे, उसको जो पहुँचने में टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे आंसर ऑलरेडी मार्क था, सीक टाइम, वेट टाइम, रोटेशनल डिले और एग्जीक्यूशन टाइम। तो आंसर आपको दिख रहा है रोटेशनल डिले। तो ये जो टॉपिक है आपका ओएस से आया है। ओएस के अंदर जब हम बात करते हैं ना डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की, तो उससे पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्क का आर्किटेक्चर क्या होता है। डिस्क का आर्किटेक्चर क्या होता है? जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वो डिफरेंट प्लेटर्स से मिलके बनी होती है, और जो प्लेटर्स होते हैं वो आपके स्पिंडल से जुड़े होते हैं। तो पहले क्या होता है, आपके हार्ड डिस्क के अंदर प्लेटर्स होते हैं, सर्कुलर प्लेट्स होती है, लगा लीजिए आप। प्लेटर्स के अंदर क्या होते हैं आपके? सरफेस होते हैं, एक अपर सरफेस और एक लोअर सरफेस। सरफेस के अंदर क्या होते हैं आपके? ट्रैक्स बने होते हैं, हर एक सरफेस पे आपके ट्रैक होते हैं, सर्कुलर ट्रैक्स। और ट्रैक्स के अंदर क्या होते हैं आपके? सेक्टर्स। और सेक्टर्स के अंदर क्या होता है हमारा? डेटा। इस तरीके से आपके प्लेटर्स के अंदर डेटा सेव होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास 4 प्लेटर है या 5 प्लेटर्स है, सारे प्लेटर स्पिंडल से जुड़े होते हैं, और वहीं पर साथ में होता है आपका क्या? एक रीड राइट हेड, जो कि एक ही मतलब बैक एंड फोर्थ पोजीशन पे क्या करता है? काम करता है, बैक एंड फोर्थ में काम करता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि ट्रैक तो आप जानते हो क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये एक आपकी सरफेस है, इसको अगर मैं ऐसे सर्कुलर रिंग्स में बनाऊं, कंसेंट्रिक रिंग्स, तो ये ट्रैक्स बन गए अलग अलग, है ना, ये आपके ट्रैक हो गए। अब जब मैं ऐसे इक्वल बांटती हूँ इस तरीके से, ऐसे, तो ये जो एक पोर्शन निकल के आया ना इतना बड़ा, ये आपका एक सेक्टर कहलाता है।
तो ये S1 S2 S3 ऐसे बन जाते हैं आपके सेक्टर। तो ये आपका सेक्टर है, डेटा इसके अंदर होता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है इसमें 2-3 टर्म्स आपसे पूछते हैं। एक होता है सीक टाइम और एक होता है आपका रोटेशनल डिले। तो सीक टाइम का मतलब होता है टाइम टेकन बाय रीड राइट हेड टू रीच टू डिजायर्ड ट्रैक, ठीक है। टाइम टेकन बाय रीड राइट हेड टू रीच टू डिजायर्ड ट्रैक। किसी पर्टिकुलर ट्रैक पे पहुंचने में जो टाइम लगता है रीड राइट हेड को, वो होता है सीक टाइम। और जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है, अभी ट्रैक की बात नहीं कर रहा है, ये उस ट्रैक के अंदर सेक्टर पे पहुंचने की बात कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं रोटेशनल डिले, ठीक है। मतलब टाइम टेकन टू रीच टू डिजायर्ड सेक्टर को बोलते हैं रोटेशनल डिले, और टाइम टेकन बाय रीड राइट हेड टू रीच टू डिजायर्ड ट्रैक को बोलते हैं सीक टाइम, ठीक है। चलिए, ये आपको पता होना चाहिए। और हमारा मेन जो एम होता है ना, वो ये होता है कि हम, जो हमारा गोल है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का, वो गोल ये है कि हम कम से कम टाइम में अपने पर्टिकुलर ट्रैक पे पहुंच पाए। तो इसका जो मेन एम होता है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का, वो होता है टू मिनिमाइज द सीक टाइम, ठीक है। सीक टाइम को कम से कम करना होता है। तो इसमें ज़्यादा पढ़ने का अब है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इतना आपको मैंने मेन बता दिया इसके अंदर जो था, ठीक है। ये आपके हार्ड डिस्क का पूरा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे काम करता है आपका हार्ड डिस्क। ये पूरा उसका आर्किटेक्चर हो गया बेसिकली, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन। तो ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर। तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक आपकी क्रिप्टोग्राफी के अंदर दो इंक्रिप्शन मेथडोलॉजी होती है। पहला वाला है सिमेट्रिक, जिसे हम बोलते हैं प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, और दूसरा है एसिमेट्रिक, जिसे हम बोलते हैं, एसिमेट्रिक वाले को हम बोलते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो आपका सिमेट्रिक वाला होता है उसमें सेम की इस्तेमाल करते हैं सेंडर और रिसीवर फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। और जो एसिमेट्रिक होता है उसके अंदर इंक्रिप्शन के लिए अलग कीज़ है, डिक्रिप्शन के लिए अलग की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ठीक है एक्चुअली में। अगर हम बात करें, हाँ अगर हम बात करें इसकी एसिमेट्रिक की, देखो सिमेट्रिक में तो हमारे पास सेम ही की होती है दोनों के पास, वो एक से ही लॉक करते हैं, दोनों को उस की के बारे में पता होता है। जो सेंडर है वो उसी की का इस्तेमाल करता है साइफ़र में कन्वर्ट करने के लिए मैसेज को, इंक्रिप्शन में जब यूज़ करता है, और वही की इस्तेमाल करता है रिसीवर उसको डिक्रिप्ट करने के लिए, साइफ़र से वापस से मैसेज में कन्वर्ट करने के लिए। और जो एसिमेट्रिक है उसके अंदर क्या है, जो सेंडर है उसके पास भी दो कीज़ हैं, प्राइवेट और पब्लिक की, और जो हमारा रिसीवर है उसके पास भी दो की है, प्राइवेट और पब्लिक की। तो जो आपका सेंडर है वो क्या करता है, वो रिसीवर की पब्लिक की से, रिसीवर की जो पब्लिक की होती है उससे उस मैसेज को इनक्रिप्ट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है उस पब्लिक की को खोलने के लिए प्राइवेट की चाहिए होती है, जो किसके पास होती है, रिसीवर के पास। तो रिसीवर उसको अपनी प्राइवेट की से ओपन करता है, तभी उसे मैसेज दिख जाता है, ठीक है। दोनों के पास अपनी अपनी कीज़ होती है, तो इससे सिक्योरिटी मेंटेन रहती है। उनको जो की है वो डिस्कस नहीं करनी होती किसी के साथ। यहाँ पे तो उनको की डिस्कस करनी पड़ती है, वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी की रखें फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे दोनों के पास अपनी अपनी कीज़ हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, यहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो यहाँ तो RS से, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है RS से, है ना। और अगर हम बात करें सिमेट्रिक वाले का, तो इसका एग्जांपल DES पढ़ा होगा आपने, AES पढ़ा होगा आपने, है ना, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, और RSA सब जानते ही हो, है ना, हमने क्वेश्चन भी करे हुए हैं RSA के। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल ठीक होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन MIS डिज़ाइन द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन मे बी कैटेगराइज्ड एज। तो MIS मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन होती है आपके पोर्टल के ऊपर, जो आपका बेसिकली पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल सोर्सेज से भी आ रही होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि
जैसे मान लीजिए कोई MIS है तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ना किसी और वेबसाइट से भी लेनी पड़ती है, उसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो एक्सटर्नल सोर्सेज का भी इस्तेमाल करते हैं। और जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर मुझे आधार की डिटेल्स मैच करनी है तो मुझे UIDAI के सर्वर को भी इसके साथ लिंक करना पड़ेगा, तो एक्सटर्नल सोर्स से डेटा वेरीफाई होकर आएगा हमारे पास, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे किसी स्टूडेंट का, मान लेते हैं किसी स्टूडेंट की जो डिटेल्स हैं उसको उसके आधार नंबर को वेरीफाई करवाना है, उसके MIS पे जो उसके आधार नंबर के डिटेल है उससे वेरीफाई करवाना है, तो वेरीफाई कराने के लिए जो डिटेल्स है वो कहाँ से आएंगी? ऑब्वियसली UIDAI की वेबसाइट से वो वेरीफाई हो जाएंगी कि उसका नाम, जेंडर, DOB वगैरह मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, है ना। तो इसलिए अब हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर B बिल्कुल ठीक होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सॉफ्टवेयर एंड अ फर्मवेयर। अच्छा क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से बनता है आपका प्रोग्राम, और प्रोग्राम के सेट ऑफ प्रोग्राम से मिलके बनता है आपका एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर भी आपका एक ऐसा प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो कि मतलब ये सॉफ्टवेयर ही एक तरीके से, लेकिन ये परमानेंटली स्टोर रहता है आपके हार्डवेयर के ऊपर, बेसिकली ये रोम के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके आंसर की तो वो बनेगा ऑप्शन नंबर फर्मवेयर इज़ अ प्रोग्राम दैट रन एंड, नहीं, फर्मवेयर इज़ अ कलेक्शन, ये भी नहीं है, नहीं ये भी नहीं है, मोबाइल की बात थोड़ी ना हो रही है। ऑप्शन नंबर सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड, ये बिल्कुल ठीक है। सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट होता है, और फर्मवेयर जो है वो एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि परमानेंटली स्टोर होता है आपके हार्डवेयर पे। तो फर्मवेयर का होता है आपकी रोम में होता है, रीड ओनली मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसके बारे में लिखा भी हुआ है, ये देखो, द टर्म फर्मवेयर इज़ डिफाइंड एज द प्री रिटन प्रोग्राम दैट इज स्टोर्ड इन द रोम। पहले से लिखा लिखाया प्रोग्राम है, हार्डवेयर में लिखा होता है ये, ठीक है। इट हेल्प्स टू कन्फिगर द डिवाइसेस एंड कैन नॉट ईजली मॉडिफाइड बाय द यूज़र। तो जो आपका बायोस होता है, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वही आपका क्या कहलाता है? बायो फर्मवेयर कहलाता है। ये आपके रोम में होता है। रोम के अंदर एक होता है लोडर, बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम, जो कि हेल्प करता है कि वो जो प्रोग्राम है आपका वो आपकी रैम में आ जाए, है ना। रोम की जो इन्फॉर्मेशन है वो रैम में आने के लिए बूटस्ट्रैप लोडर हेल्प करता है। तो कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं उन डिवाइसेस के जिसके अंदर फर्मवेयर होता है, जैसे कि आपकी वॉचेज़ होती हैं, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, कैमरा, इन सब में क्या होता है? फर्मवेयर होता है। फर्मवेयर में कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं जिन्हें कोई मिटा नहीं सकता, और उनके लिखे बिना कंप्यूटर या आपका सिस्टम अच्छे से रन नहीं कर पाएगा। तो उसको रन होने के लिए, उसको इनिशियलाइज़ करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, वो आपके परमानेंटली स्टोर रहते हैं रोम के अंदर, ठीक है। वो आपका हो गया फर्मवेयर, ऑप्शन नंबर C हो गया ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब क्या है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एजाइल का मतलब बेसिकली ऐसा वर्ड है कि मतलब कि मैं आगे जाके इन फ्यूचर कोई ना कोई नया चेंज, कोई ना कोई नया अपडेट अपने सॉफ्टवेयर में करना चाहती हूँ। मुझे अपना सॉफ्टवेयर ऐसा बनाना है कि वो फ्यूचर के अपडेशंस के लिए रेडी रहे, उसमें चेंजेस हो सके, वो इतना कैपेबल हो कि वो अपने उन चेंजेस को अडेप्ट कर पाए, और उसको अडेप्टेशन से उसके जो फंक्शंस हैं उन पे कोई असर ना पड़े। जिस पर्टिकुलर काम के लिए उसको बनाया गया वो काम वो ढंग से करता चला जाए, ठीक है। इसका मतलब ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने की एक मेथडोलॉजी है दैट एम्फेसिस फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी टू चेंज। ऑप्शन नंबर B बिल्कुल ठीक होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। जो आगे होने वाली अडेप्टेबिलिटी है, जो अडेप्टेशन होने वाला है, उसको अडेप्ट कर पाए आराम से। जो भी आप नया कोड डालना चाहो कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम उसको वो अडेप्ट कर ले। तो यहाँ पे देखिए, एजाइल मेथडोलॉजी इज़ अ वे टू मैनेज द प्रोजेक्ट्स बाय ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर पार्ट। तो एक बड़े प्रोजेक्ट को स्मॉल पार्ट्स में ये डिवाइड करता है। इट फोकसेस ऑन वर्किंग टुगेदर एंड मेकिंग द कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट। इसका मेन जो मेथडोलॉजी है वो ये होता है कि ये ना एक साथ पूरी टीम काम कर रही होती है, और ये कॉन्स्टेंटली अपने सॉफ्टवेयर को पहले से बेटर मतलब इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, बेटर बनाते रहते हैं। इट फोकसेस ऑन डिलीवरिंग स्मॉलर पीसेस ऑफ वर्क रेगुलरली इंस्टेड ऑफ बिग लॉन्च। इकट्ठे ही बड़ा सॉफ्टवेयर ना बना के ये स्मॉल पीसीस के अंदर अपने काम को डिलीवर करते रहते हैं, ठीक है।
टीम प्लान करती है, वर्क करती है प्रोजेक्ट पे, और फिर रिव्यू होता है कि भाई ये चीज़ सही से बनी है नहीं बनी है। टेस्टिंग बेसिकली होती है कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए, और फिर उसको दोबारा साइकिल में रिपीट करते हैं, अगेन वही साइकिल दोबारा चलती रहती है। तो दे प्रायोरिटाइज फ्लेक्सिबिलिटी, कोलैबोरेशन एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपका सॉफ्टवेयर, कोलैबोरेशन में काम होना चाहिए, और कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, उसकी नीड्स पूरी करनी है टाइम टू टाइम। तो जितनी भी मेजर कंपनीज है लाइक फेसबुक, गूगल, अमेजन, ये सब एजाइल मेथडोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि यहाँ पर क्या है, कस्टमर को ध्यान रखते हुए ये उसमें चेंजेस करते रहते हैं ताकि उनका सॉफ्टवेयर कस्टमर की नीड को मीट अप कर ले। ठीक है, इसका मतलब हो गया एजाइल, आगे आने वाली चेंजेस को अडेप्ट करने वाली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप। देखो, एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हम उसका एक प्रोटोटाइप रिलीज़ करते हैं ताकि अगर इसमें कोई चेंजेस हो तो वो चेंजेस हम बाद में अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इम्प्लीमेंट कर दें। तो इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, फर्स्ट, टू डेमोन्स्ट्रेट द इंटेंडेड फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब क्या हो गया भाई, जिन्होंने बनवाया है वो सॉफ्टवेयर, उनके अकॉर्डिंग उसमें वो फंक्शनैलिटी आई भी है नहीं आई है, वो चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, ऑल द गिवन ऑप्शन। तीसरा क्या है, टू प्रोवाइड अ वर्किंग मॉडल। बिल्कुल, जो सॉफ्टवेयर है उसका एक छोटा वर्किंग मॉडल हम रिलीज़ करते हैं फॉर द टेस्टिंग पर्पस। अगर वो ओके होता है फिर उसके बाद हम एक्चुअल सॉफ्टवेयर रिलीज़ करते हैं। और लास्ट पॉइंट है, टू टेस्ट द टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। ये भी ठीक है भाई, जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है वो टेक्निकल कितना फिजिबल है। वो मान लो आपके मोबाइल में चल रहा है नहीं चल रहा, सिर्फ आपके कंप्यूटर में चल रहा है, या फिर किसी पर्टिकुलर iOS में चल रहा है और मान लो आपका एंड्रॉयड में नहीं चल रहा, या फिर वो 32 बिट में चल रहा है, 64 बिट में नहीं काम कर रहा। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक होती है कि कौन कौन से वर्जन्स हैं जहाँ पे वो चल रहा है, कौन से पे नहीं चल रहा। तो ये सब चेक करने के लिए हम उसको टेस्टिंग के लिए निकालते हैं। इसका मतलब सारे ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा, ऑल द ऑप्शन गिवन आर करेक्ट। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड द फॉरेन की एंड डेटाबेस। डेटाबेस मतलब आपका हो गया, बेसिकली डेटाबेस क्या होता है, आपका कलेक्शन ऑफ टेबल्स, जिसके अंदर हर टेबल के अंदर क्या होता है, हर टेबल जो होती है आपके रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनी होती है। अब उन टेबल्स के अंदर जो डेटाबेस के अंदर है उसमें आपका आपस में क्या होता है, इंटरलिंकिंग होनी होती है, उसमें आपस में कुछ ना कुछ उनका रिलेशन होना चाहिए, तभी तो हम काम करा पाएंगे। तो उसके लिए हम फॉरेन की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की का मतलब होता है एक ऐसा टेबल का एक ऐसा कॉलम जो उस टेबल के सभी रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। लाइक रोल नंबर, रोल नंबर जो है वो मान लो एक टेबल है, स्टूडेंट टेबल, उस टेबल के सभी स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेगा, किसी भी दो बच्चों का रोल नंबर सेम नहीं होगा। तो प्राइमरी की एक ऐसा कॉलम हुआ जो सभी रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है एक टेबल के अंदर। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। अब प्राइमरी की इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर, मुझे ये दिख रहा है, फॉर द ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, वाइल द फॉरेन की इज़ यूज टू लिंक द रिकॉर्ड्स इन वन टेबल टू रिकॉर्ड्स इन अनदर टेबल। बिल्कुल ठीक बात है। एक्चुअली फॉरेन की क्या होती है, मान लीजिए एक टेबल ए है एक टेबल बी है, टेबल ए में तो वो नॉर्मल एक कॉलम है, लेकिन टेबल बी के अंदर वो एक प्राइमरी की। ठीक है, तो टेबल बी की प्राइमरी की टेबल ए के अंदर एज अ फॉरेन की काम कर रही है, वो एक नॉर्मल कॉलम है वहाँ पे। तो एक ऐसा कॉलम जो किसी और टेबल में तो प्राइमरी की हो लेकिन दूसरे टेबल में नॉर्मल एक कॉलम हो, उसे हम बोलते हैं फॉरेन की। बेसिकली उस टेबल में उसका काम होता है टू कनेक्ट अ लिंक बिटवीन द टू टेबल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है आपका। यहाँ पे प्राइमरी की एक ऐसा कॉलम जो कि यूनिकली आइडेंटिफायर का काम करती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन करती है हर एक रिकॉर्ड की। फॉरेन की का मतलब है जो एक टेबल को दूसरे टेबल से लिंक करे ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉलम विच इज़ प्राइमरी की इन द अदर टेबल एंड नॉर्मल कॉलम इन द फर्स्ट टेबल। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होने वाला है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ज्वाइन एंड अ सब क्वेरी। ज्वाइन और सब क्वेरी का मतलब क्या होता है, देखो ज्वाइन का मतलब तो ये होता है कि अगर मैं दो टेबल को या दो से ज़्यादा टेबल्स को
आपस में कंबाइन करना चाहती हूँ किसी कॉमन कॉलम के बेसिस पे। मान लेते हैं हमारे पास 2-3 टेबल है, उनमें एक कॉलम कॉमन है, तो उस कॉमन कॉलम के बेस पे हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन सब क्वेरी का मतलब क्या होता है? सब क्वेरी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेरी लगाई, उस क्वेरी से मेरा आउटपुट नहीं आ रहा, तो मैंने उस क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी लगा दी, तो एक ही क्वेरी, एक क्वेरी है, उसका जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट पे फिर हमने एक और क्वेरी लगा दी। तो इससे क्या हुआ, हमने बेसिकली एक कंडीशन के बेसिस पे उस पर्टिकुलर टेबल से कुछ रिट्रीव करना चाहा, तो उसे सब क्वेरी से कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बनेगा आपका सी, है ना। सी में लिखा हुआ है कि अ ज्वाइन इज़ यूज टू, एक मिनट, a join is used to combine data from the multiple tables based on the common column, while a subquery is used to retrieve data from a single table based on a condition, ठीक है। सिंगल टेबल होती है, यहाँ पे मल्टीपल टेबल नहीं होती, एक ही टेबल के अंदर हम क्वेरी के अंदर क्वेरी लगा देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। What are the 3 सिक्योरिटी गोल्स? 3 सिक्योरिटी गोल्स क्या होते हैं आपके, किसमें, किसकी बात कर रहा है? कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी की 3 सिक्योरिटी गोल्स पूछ रहा है ये कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी में। तो हमने पढ़ा हुआ है, देखो ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। सेकंड क्या है, मैंने बताया था आपको CIA होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये तीनों होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है इसके अंदर, कि जब भी आपका जो डेटा है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी मतलब सब जगह वो एक होना चाहिए, और अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वो होना चाहिए मौजूद, ठीक है। ये तीनों अगर हमने अचीव कर लिए तो हम अपने डेटा की सिक्योरिटी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम पढ़ते भी हैं कि 3 पिलर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी हम बात करते हैं, तो हम CIA की ही बात कर रहे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम बात करते हैं किसकी, CIA की। कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए भाई, इंटीग्रिटी होनी चाहिए और अवेलेबिलिटी होनी चाहिए आपके डेटा की। नेक्स्ट इज a dash is a process that has completed its task but still it shows an entry in a process table। एक ऐसा प्रोसेस जिसने अपना काम कर लिया, जो फुली एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन फिर भी उसकी जो एंट्री है वो शो हो रही है प्रोसेस टेबल के अंदर कि वो है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो कोई काम तो नहीं कर रहा, वो रनिंग में तो है ही नहीं। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं ज़ॉम्बी। ना डीमन कहते हैं, ना ऑर्फन कहते हैं, ना डीमन एंड ऑर्फन कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अब इसका देखो मतलब क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ज़ॉम्बी प्रोसेस को हम डीफंक्ट प्रोसेस भी कहते हैं, मतलब डी फंक्शन हो गया है, वो किसी काम का नहीं है, अब उसका काम कंप्लीट हो चुका है। दैट हैज़ completed the execution but still has an entry in the process table. This happens because although the process has finished running, मान लेते हैं कोई पेरेंट था, उसका कोई चाइल्ड प्रोसेस था, ठीक है। तो पेरेंट प्रोसेस ने क्या करा, एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया कि जो आपका चाइल्ड प्रोसेस है वो आपका मतलब ख़त्म हो चुका है या वो एग्ज़िट हो चुका है। तो उस केस में जो आपका चाइल्ड प्रोसेस है जो उसके अंदर था, उसकी एंट्री भी शो होती है प्रोसेस टेबल के अंदर। तो यहाँ पे लिखा है कि दिस हैपन्स बिकॉज ऑल्दो द प्रोसेस हैज़ फिनिश रनिंग, इट्स पेरेंट्स प्रोसेस हैज़ नॉट येट एक्नॉलेज्ड इट्स टर्मिनेशन बाय रीडिंग इट्स exit status via wait और wait PID, wait process ID सिस्टम कॉल, ठीक है। मतलब कि पेरेंट प्रोसेस ने चाइल्ड प्रोसेस को एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया, उसने जब वेट या वेट PID कुछ भी ऐसे सिस्टम कॉल दी होगी, उसको एक्नॉलेज ही नहीं किया, तो एक्नॉलेज नहीं किया तो उसकी एंट्री शो होती रहेगी ना, इसलिए वो शो हो रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं ज़ॉम्बी प्रोसेस, जो अपना काम पूरा कर चुका है लेकिन फिर भी उनकी एंट्री शो हो रही है प्रोसेस टेबल के अंदर। तो इसी के साथ हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे आज की क्लास के वो ख़त्म होते हैं। हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं, तो ये हमने आज डे 4 कंप्लीट कर लिया है आपके 15 क्वेश्चंस का। अब मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए एक डे 5 और लेके आते हैं,
तो एग्ज़ाम से पहले हम डे 5 और कर लेते हैं, 15 क्वेश्चंस और देख लेते हैं, ताकि आपको एक लास्ट हेल्प मेरी तरफ से हो पाए। उसके अलावा मोबाइल कंप्यूटिंग के जो नोट्स थे वो मैंने ऐप में अपडेट कर दिए हैं, ऐप में एक छोटी सी क्लास भी डाल दी है मैंने, उसके लिए आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा मेरी तरफ से बहुत सारी चीज़ें मैं करवा चुकी हूँ, फिर भी हम यही बोल सकते हैं कि एग्ज़ाम अच्छा आए, अप टू द सिलेबस आए, क्योंकि DSSS भी हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा पूछता है। 10 से 12 क्वेश्चन तो हमेशा आउट ऑफ सिलेबस आते ही आते हैं, उसका तो हम कुछ कर सकते नहीं है, लेकिन जो आपने पढ़ लिया है एटलीस्ट उसमें आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। तो मिलते हैं लास्ट क्लास में आपकी डे 5 में, जिसमें हम अगले 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।